वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां हमने पिछली कक्षा में बात की थी बोर मॉडल की। और बोर मॉडल के साथ साथ हमने बोर मॉडल के अनुप्रयोगों की बात की थी। तो बच्चों देखो, बोर मॉडल के जो अनुप्रयोग है उनकी बात करें हम, तो बोर मॉडल के अनुप्रयोग में अपने को बोर कक्षा की त्रिज्या ही हमने उस दिन ज्ञात कर ली थी लास्ट क्लास में। आज बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे ज्ञात करते हैं और बोर कक्षा से संबंधित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का परिकलन। तो देखो, सबसे पहले जब हम बोर मॉडल पढ़ते हैं तो आपको बोर मॉडल में जो तीन महत्वपूर्ण सूत्र है वो आपको याद होने चाहिए बोर मॉडल से। एक तो आपको पता होना चाहिए कूलाम्बिक बल। कूलाम्बिक बल यह आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये मानते हैं भाई ये जैसे अपने पास नाभिक है और ये कक्षाएं हैं जैसे, तो कक्षाओं में ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस दौरान जो बल लगता है वो बल उसी प्रकार लगता है जिस प्रकार कूलाम्बिक बल लगता है। तो इसलिए कूलाम्बिक बल का सूत्र जो आपके होता है के Q1 गुणा Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और देखो, ये तो हुआ कूलाम्बिक बल। अगर हम इसको नाभिक के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल लग रहा है उसके अनुसार देखें तो हम क्या ले सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं के की जगह। अब देखो, के तो क्या है यहाँ पर स्थिरांक, तो के तो रहेगा ही। अब Q1 क्या, किसी एक कण, और ये Q2 दो कण जिनके मध्य पिंड और गुरुत्वाकर्षण लग रहा है जिनके मध्य। वैसे ही देखो, एक तो नाभिक है, तो नाभिक का जो आकर्षण लग रहा है उसको हम जेड से दर्शा देते हैं, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम इससे बट्टा आर स्क्वायर, या इसको हम ये लिख सकते हैं के जेड ई का स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर। तो ये आपके कूलाम्बिक बल पढ़ा था हमने। एक तो ये अपने को पता होना चाहिए। दूसरा बल आपको पता होना चाहिए अपकेंद्रण बल। अपकेंद्रण बल, और अपकेंद्रण बल की बात करें तो यह आपके क्या होता है एम वी स्क्वायर बट्टा आर। और तीसरी आपको सूत्र पता होना चाहिए वो आपके कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग को आप एम वी आर बोलते हो, ना कि सूत्र है ये। कोणीय संवेग एम वी आर क्या है, कोणीय संवेग। और इस कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है एन एच अपॉन 2 पाई। तो आपको ये तीन बोर मॉडल में ये महत्वपूर्ण तीन अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप अवधारणाएं क्या कर सकते हो, नॉर्मली ज्ञात कर सकते हो। तो देखो, हमने इसके आधार पर आगे, ये तो मैंने नॉर्मली बताया, फिर हमने ज्ञात किया वो देखो आप, हमने किसी भी कक्षा, पिछली कक्षा में ये देखा था कक्षा, बोर कक्षा बोल सकते हो, बोर कक्षा की त्रिज्या, और त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र हमने निकाला था। त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने निकाला था, वो आया था आपके आर एन, यानी एनवी कक्षा, एन का मान कुछ भी हो सकता है। आपके पास था 0.529 एन स्क्वायर बट्टा जेड एंगस्ट्रोम, ये आया था। जहां अपने पास देखो, हमने देखा था जहां एन क्या आपके बोर कक्षा नंबर, और अपने पास जेड क्या है, जेड है बच्चों आपके पास परमाणु क्रमांक। ये हमने पढ़ लिया था। अब देखो, हम आगे वेग और त्रिज्या भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहां तक हमने पहले पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है। अब इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, तो देखो अपने पास जैसे एक क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अपने पास हीलियम की प्रथम कक्षा की त्रिज्या, हीलियम की प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो। आपको कह रहा है हीलियम की प्रथम कक्षा जो है उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है बच्चों आपको। तो प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले तो हम त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला लिख लेते हैं अपने, ठीक है। तो वो क्या होता है अपने R इज इक्वल 0.529 एन स्क्वायर बट्टा जेड एंगस्ट्रोम में मान आएगा। अब देखो, हीलियम के लिए, हीलियम आवर्त सारणी में 2 नंबर पर आता है, तो जेड का मान क्या है 2, और प्रथम कक्षा का निकालना है तो एन का मान 1। तो ये मान आपको इस फॉर्मूले में केवल पुटअप करने हैं। तो देखो, R इज इक्वल 0.529, अब आगे क्या कह रहा है एन का स्क्वायर, एन क्या है पहली कक्षा, तो 1 का स्क्वायर बट्टा जेड क्या है 2, सोल्व कर लो इनको। तो R इज इक्वल 0.529 इंटू 1/2, 2 का भाग लगा दो,
तो आर का मान कितना आ जाएगा 0.26, फिर अपने पास आ जाएगा 4, आगे आ जाएगा 5 एंगस्ट्रोम। तो हीलियम की प्रथम कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है 0.2645 एंगस्ट्रोम। अगर मान लो आपको मीटर में पूछ ले त्रिज्या, तो यही त्रिज्या आप ऐसे लिख देना 45 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये हीलियम की प्रथम कक्षा की क्या है ये बच्चों आपकी त्रिज्या। इसी प्रकार देखो, अगर मान लो आपसे कहे, एक क्वेश्चन दे दिया जैसे अपने को हाइड्रोजन की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ बोर कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात करो। बोर कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात करो। आपको कह रहा हाइड्रोजन जो है उसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इन कक्षाओं की आपको क्या करनी है त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो अपने वही आंसर में भाई हाइड्रोजन के लिए जेड का मान लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर होता है 1, यही होता है। अब देखो आपको निकालना है हाइड्रोजन की फर्स्ट कक्षा की त्रिज्या। तो देखो फर्स्ट कक्षा की त्रिज्या निकालनी है, यानी R1 का मान निकालना है। तो 0.529, n का मान 1 हो गया फर्स्ट है। अब देखो इंटू n का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बट्टा z यानी 1 एंगस्ट्रोम। तो R1 का मान कितना आएगा 0.529 एंगस्ट्रोम। देखो हीलियम की प्रथम कक्षा की त्रिज्या कितनी आती है 0.2645 एंगस्ट्रोम, जबकि देखो हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या कितनी है 0.529 एंगस्ट्रोम। दूसरी निकाल लेते हैं हाइड्रोजन की सेकंड कक्षा की त्रिज्या वही आपको एंगस्ट्रोम में निकालनी है। तो सेकंड कक्षा n का मान 2 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो आपको R2 का मान निकालना है। तो 0.529 n 2 का स्क्वायर बट्टा z का मान तो एक ही है, सोल्व कर दो। तो R2 इज इक्वल 0.529 2 का स्क्वायर 4 एंगस्ट्रोम, सोल्व कर देते हैं। तो ये आपके 6, 3, 8, 11, 1, 20, 1, 21, तो 2.116 एंगस्ट्रोम आ जाएगा। यह आपके दूसरी कक्षा की त्रिज्या आ जाएगी। इसी प्रकार तीसरी की निकाल लो और चौथी की निकाल लो। तो देखो तीसरी कक्षा की ऊर्जा निकालते हैं। तो हाइड्रोजन की थर्ड कक्षा की त्रिज्या, तीसरी कक्षा की त्रिज्या, तो देखो आर एन अपने एन का मान तो कितना आ गया 3 आ गया तीसरी कक्षा, इसलिए एन का मान क्या आ गया 3, क्योंकि कक्षा नंबर कौन सी है अपने तीसरी कक्षा है। अब देखो वही अपने को R3 का मान निकालना है, अपना वही फॉर्मूला 0.529 n स्क्वायर बट्टा जेड एंगस्ट्रोम। तो देखो 0.529 n का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं, जेड का मान 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 2 9 इंटू 9 गुणा कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा देखो 9 1 8 18 26 2 और 45 2 47, तो ये आपके 4.761 एंगस्ट्रोम। और चौथी कक्षा की निकालनी है बच्चों। तो हाइड्रोजन की फोर्थ कक्षा की त्रिज्या, आपको चौथी कक्षा की त्रिज्या निकालनी है। तो देखो n का मान तो 4 होगा अपना, देखो R4 फॉर्मूला वही 0.529 n स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर बट्टा जेड का मान 1 एंगस्ट्रोम में, तो 0.529 4 का स्क्वायर 16 एंगस्ट्रोम ये आ जाएगा, गुणा कर दो तो अपने पास कितना आ जाएगा 114 32 36 46 4 और ये आ जाएगा 8.464 एंगस्ट्रोम। तो बच्चों इस प्रकार आप किसी भी एटम की आप क्या निकाल सकते हो कक्षा की त्रिज्या निकाल सकते हो। आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लो आप। मान लो अपने आ गया लिथियम की फर्स्ट कक्षा
फर्स्ट कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो। फर्स्ट कक्षा की त्रिज्या, तो देखो आर का एन का मान तो अपने को एक ही दिया हुआ है, हीलियम लिथियम के लिए अपने को चाहिए क्या, जेड। तो लिथियम के लिए जेड बराबर 3 होता ही है। अब अपने को निकालना है R1 का मान लिथियम के लिए, तो 0.529 एन स्क्वायर बट्टा जेड एंगस्ट्रॉम। तो देखो 0.529 एन स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर दो आप बट्टा प्रथम कक्षा निकालना है। देखो एन का मान एक ही है, 3 का स्क्वायर नहीं करेंगे, ये तो अपने जेड का मान 3 है। तो देखो प्रथम कक्षा यानी 1 का स्क्वायर, जेड का मान 3, तो सोल्व कर दो। 0.529 में भाग लगाना आपको, 3 का लगा दो भाग, तो देखो 0.1 ये अपने चला जाएगा 7 और 6, फिर अपने पास 3 एंगस्ट्रॉम के इर्द गिर्द नंबर आ जाएगा। तो ये अपने 0.1763 एंगस्ट्रॉम नंबर जो आ रहा मान जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, लिथियम की प्रथम कक्षा जो है फर्स्ट क्लास उसकी त्रिज्या। आई थिंक त्रिज्या से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो ये होता एल आई पर प्लस का चार्जर पूछता तो भी यही होती त्रिज्या, एल आई पर प्लस 2 चार्ज आ जाए तो भी त्रिज्या, यानी आवेश धनायन ऋणायन होने से त्रिज्या में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, वैसे इसके उदासीन परमाणु से धनायन की कम होगी, लेकिन मान वैल्यू में निकालोगे तो उसमें आपके कम नहीं आएगा। क्लियर। अब बात कर लेते बच्चों इसके बाद दूसरा अनुप्रयोग अपने वेग की गणना। तो आपको इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है, इलेक्ट्रॉन का वेग की गणना करनी है। तो देखो वेग की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी नो दैट, हम जानते हैं कि भाई हम जानते हैं कि अपने पास जो कुलाम्बिक बल होता है, कुलाम्बिक बल वो आपके होता है के जेड ई का स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर। और आपके जो अपकेंद्रण बल क्या होता है वो भी बता देता हूं भाई। कुलाम्बिक बल और अपकेंद्रण बल, देखो ये नाभिक और ये कक्षा जिसमें ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर ये नाभिक आकर्षण बल लगा रहा है और नाभिक पर इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल लगा रहा है, ये तो आपका कुलाम्बिक बल है। और अपकेंद्रण बल क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन पर बाहर से कुछ कण इसको अपनी ओर खींच रहे हैं, तो ये जो बल लग रहा है इस बल को कहते हैं अपकेंद्रण बल, जो कितना होता है आपके, वो होता है एम वी स्क्वायर बट्टा आर, इक्वेशन 2। तो देखो तो इसी में आगे बढ़े हम, तो अपने क्या होता है बोर अवधारणा के अनुसार, बोर की बात करें तो बोर कहता है बोर के अनुसार कुलाम्बिक बल बराबर होता है आपके अपकेंद्रण बल के। यानी किसी भी नाभिक इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा जितना आकर्षण लगता है उतना ही आकर्षण बल नाभिक पर बाहर की ओर से, बाहरी क्षेत्र से लगता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गति करते हुए भी कभी भी नाभिक से टकराता नहीं है। मतलब ये लिख सकते हैं हम के जेड ई स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर इज इक्वल एम वी स्क्वायर बट्टा आर, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, देखो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो भाई अपने ये आ गया के जेड ई स्क्वायर बट्टा आर इज इक्वल एम वी स्क्वायर बट्टा आर। ठीक है, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या दे देते हैं, इसमें सॉरी स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ अपने स्क्वायर है। तो देखो इसको आगे हम वापस सोल्व करें, तो इसको सोल्व करें, देखो इस आर से ये आर कट जाएगा, तो रह गया क्या, के जेड ई स्क्वायर बट्टा आर इज इक्वल एम वी स्क्वायर, इज इक्वल क्या आ गया आपके एम वी स्क्वायर। और एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 3 नहीं देते हम, इक्वेशन 3 इसको ना दे के और इस नीचे सोल्व किया इसको दे देते हम। चलो इसको मैं वापस लिख देता हूं, के जेड ई स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर इज इक्वल होता है आपके एम वी स्क्वायर बट्टा आर। तो देखो इस आर से ये आर कट जाएगा, तो अपने रह गया क्या, के जेड स्क्वायर बट्टा आर रह गया और इधर केवल एम वी स्क्वायर रह गया।
अब बच्चों अपने को करना क्या है वो सोल्व कर ले। देखो मैं इस एम वी स्क्वायर को भी एक बार अपने समझ के लिए इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये एम वी गुणा वी लिख सकता हूँ ना, ये ऐसे, इसमें कोई अंतर नहीं। इसको देता हूं मैं इक्वेशन 3। अब देखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि एम वी आर इज इक्वल क्या होता है आपके, एम वी आर इज इक्वल होता है आपके एन एच अपॉन 2 पाई। तो अगर देखो मैं यहां से एम बी निकालूं तो एम बी बराबर मैं इसको ये लिख सकता हूं ना, एन एच बटा 2 पाई गुणा आर, ये हो जाएगा अपने पास। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन 4। भाई ये देखो कोणीय संवेग का फॉर्मूला है, और कोणीय संवेग क्या होता है, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई होता है। मेरे को केवल एम बी ज्ञात करना है, तो आर का मैं भाग लगा दूंगा, तो एन एच अपॉन 2 पाई आर। अब देखो एम बी का मान इक्वेशन 3 में रख देते हैं, तो इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 से एम वी का मान रखने पर, तो देखो ये मान रख देता हूं मैं, तो अपने पास के जेड ई स्क्वायर बट्टा आर, और जहां एम बी लिखा हुआ है इस देखो इस एम बी की जगह, इस एम बी की जगह मैं ये मान रख रहा हूं, तो ये मान आ जाएगा आपके एन एच अपॉन 2 पाई गुणा आर, और ये वी की जगह रह जाएगा आपके वी। देखो इसको पद को हम सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करने का सीधा तरीका देखो, पहले तो आर से आर काट देते हैं, तो के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल एन एच गुणा वी बट्टा 2 पाई, अपने को वी ज्ञात करना है, तो वी ज्ञात करना तो वज्र गुणा कर दो, के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई इज इक्वल एन एच गुणा वी, वी निकालना है तो एन एच का भाग लगा दो, तो के जेड ई स्क्वायर गुणा 2 पाई बट्टा एन एच, यह आपके वी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। कैसे किया एक बार वापस देख लो, शुरू से देख लो एक बार। भाई देखो कूलाम्बिक बल का फॉर्मूला ये होता है के जेड स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, और अपकेंद्रण बल ये होता है, और बोर मॉडल यही तो बताता है कि किसी भी नाभिक, ये जो अपना नाभिक है, इस नाभिक के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर जितना आकर्षण लगता है, ये जितना इसको अपनी ओर खींचता है उतना ही आकर्षण बल बाहर की ओर से लगता है। इसीलिए तो नाभिक गति करते हुए भी जब उसकी ऊर्जा ह्रास होती है तो भी वो नाभिक में इलेक्ट्रॉन गति करते हुए ऊर्जा ह्रास होने पर भी नाभिक से टकराता नहीं है, तो हमने बराबर लिख दिया। देखो यहाँ सोल्व करते हैं आगे, तो यहाँ पर देखो इस आर स्क्वायर में 2 आर में से 1 आर कट जाएगा, तो यहाँ आर रह गया, इधर केवल एम बी रह गया। इस एम बी स्क्वायर को मैंने अपने बेनिफिट के लिए एम बी वी स्क्वायर को अलग लिख दिया, तो एम बी गुणा वी लिख दिया, बात तो हो जानी है अपने। अब देखो एम बी स्क्वायर बराबर भी कोणीय संवेग एम बी आर जो होता है वो क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई। अगर मेरे को क्या निकालना है, एम बी ज्ञात करना, तो आर का भाग लगा दूंगा, तो एम बी बराबर क्या हो गया, एन एच अपॉन 2 पाई आर। अब देखो इस एम बी का मान इक्वेशन 3 में रख दिया, तो जहां एम बी था वहां मैंने ये लिख दिया एन एच अपॉन 2 पाई आर, तो आर से आर क्रॉस हो गया, रह गया क्या, के जेड स्क्वायर बराबर एन एच वी अपॉन 2 पाई, यहाँ मैंने वज्र गुणा कर दिया तो 2 पाई इधर गुणा में आ गया, तो अपने इक्वेशन ये बन गया। अब मेरे को वी ज्ञात करना है, तो मैं क्या करता हूँ, के जेड स्क्वायर 2 पाई के अंदर एन एच का भाग लगा देता हूँ। ठीक है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब एक काम करो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो इस v वाले को हम आगे इसका मान निकाल लेते हैं। तो देखो v बराबर आपके आया है के जेड ई स्क्वायर गुणा 2 पाई अपॉन आया आपके एन एच। देख लो एक बार, ये है के जेड ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन एन एच, और यही लिखा है के जेड ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन एन एच। इसको देखो, ये हम इक्वेशन दे देते हैं, देखो इसको, ये 4 है तो ये 5वां इक्वेशन है, इक्वेशन 5। तो देखो इक्वेशन 5 में के कोमा ई कोमा पाई तथा एच के मान रखने पर, इनके मान रख देते हैं, इनके यहां पर क्या कर रखते हैं, मान। तो v इज इक्वल आ जाएगा आपके के का मान 9 गुणा 10 की घात 9
जेड की जगह जेड रहने दो, ई की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर कर देते हैं। 2 की जगह 2, पाई का मान 3.14 बट्टा एन की जगह एन, एच का मान 6.626 गुणा 10⁻⁻34। अब बच्चों यहाँ पर अपने पास देख लेते हैं, तो सोल्व करें तो देखो 9 गुणा में आगे ले आता हूँ मैं, 2 को इधर गुणा में ले लेता हूँ 3.14। अब अपने 1.602622 फिर 1.6022 स्क्वायर है ना, इसलिए 2 बार 10⁻9। और देखो यहाँ भी अपने घाते 10⁻−19 और 10⁻−19 2 बार है ना स्क्वायर, इसलिए। और ये बट्टे में आपके पास एन गुणा, यहाँ ऊपर देखो एक संख्या रह गई अपने जेड, सूत्र में जेड है यहाँ पर, तो ये लिख दिया आगे मैंने जेड, यहाँ एन, और ये 6.626 इंटू 10⁻−34। तो देखो -34 यहाँ पर हम सोल्व करते हैं इनको, तो 10⁻−34 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो ये देखो 9 दूनी यहाँ गुणा कर लेते हैं, ये गुणा करें तो हम ये देखो इनको हम एक काम करते हैं, थोड़ा अपने शॉर्ट रूप में आए मान, शॉर्ट रूप में आने के लिए इनको थोड़ा मैं ये लिख लेता हूँ, केवल 1.6 लिख लेते हैं इनको, केवल क्या लिख लेते हैं 1.6 वैल्यू को। वैसे तो एग्जैक्ट वैल्यू तो 1.602 होती है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए लिख रहे हैं। तो देखो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 18 आ जाएगा अपने पास, इंटू 3.14, 1.6 को गुणा करो तो ये 2.5 आ जाएगा। देखो अब 10 की घात, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो 9 प्लस -19 प्लस -19 ऊपर रह गया जेड, और बट्टे में क्या है अपने पास बट्टे में क्या है एन गुणा 6.626 इंटू 10⁻−34। ठीक है, ये देखो एक और पेज को एडजस्ट करता हूं मैं, ये है अपने पास क्लियर। तो देखो इनको और सोल्व कर देते हैं हम आगे, भाई इनको आगे और सोल्व कर देते हैं हम। तो देखो 10 की घात ये अपने पास v बराबर रह गया 18 इंटू 3.14 2.56। अब देखो घातों को सोल्व करें तो 19 और 19 38 माइनस के, और माइनस के 38 में से प्लस के 9 घटा दो तो कितने रह जाएंगे 10⁻−29 सॉरी, इंटू जेड है, बट्टे में आपके 6.626 इंटू 10⁻−34 और n। तो देखो ये 29 कट जाएगी, 34 में से 29 तो कट जाएगी, केवल घात 5 ही रह जाएगी। दशमलव को हटाएं तो देखो जैसे ही मैं यहाँ 1 0 लगाता हूँ तो ये 3 0 से 3 0 हट जाएंगे, ये 3 0 हटा देता हूँ मैं, तो v बराबर 18 इंटू 3.14 2560 गुणा जेड, बट्टे में रह गया 6626 इंटू 10⁻5 गुणा n। देखो v बराबर, दशमलव को और हटा देते हैं, तो दशमलव को हटाएंगे तो अपने नीचे क्या आ जाएगा 10⁻2 लिख दें, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, ये 6626 इंटू 10⁻5, और ये दशमलव को हटाकर हमने 100 लिख दिया, तो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, तो 18 गुणा 3 1 4 2 5 6 इंटू तो जेड बट्टा आ गया 6626 इंटू 10⁻4 रह जाएगी। कैसे देखो 4 क्यों रही भाई, यहाँ 10⁻1 है, प्लस 1 -5 में से घटाएंगे तो -4 रह जाएंगे। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखो स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे बात करते हैं इसमें हम, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी में अपने ये v का मान जो है इसको सोल्व करते हैं। तो देखो अपने v का मान आया कितना है, इधर ही लिख लेते हैं, चलो इरेजर कर लेते हैं, पहले तो बड़ा करता हूँ इरेजर को। अपने पास जो v का मान आया इसको सोल्व करते हैं हम। तो देखो v इज इक्वल आया है 18 गुणा 3 1 4 गुणा 2 5 6 और जेड बट्टे में आपके है 6626, घात ऊपर ले जाते हैं तो ये प्लस की हो जाएगी घात 4 और नीचे गुणा में n। अब देखो इनको सोल्व कर लेते हैं हम।
तो देखो 18 को गुणा करना है आपको 3 1 4 से और फिर 2 5 6 से। तो इनको गुणा करोगे तो ये आएगा आपके 1 4 4 6 9 1 2। कैलकुलेटर से गुणा किया है तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब रह गया आपके घात 10 की घात 4 और जेड और नीचे रह गया एन। अब भाग लगा देता हूँ मैं इसमें। भाग लगाना है अपने को 6 6 2 6। तो ये आ रहा है बच्चों आपके 218.36 इंटू ये 10 की घात 4 जेड और एन। ठीक है। अब बच्चों देखो दशमलव की घात जो है इस घात को मैं 2 स्थान पीछे ले जाता हूं। तो जब घात को 2 स्थान पीछे ले जाऊंगा तो घात बढ़कर 2 और बढ़ जाएगी। तो ये आपके 10 की घात 4 की जगह 6 हो जाएगी जेड बट्टा एन। तो v इज इक्वल आ जाएगा 2.18 इंटू 10 की घात 6 जेड बट्टा एन और वेग की इकाई तो वही मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो ये आपके v का मान आएगा 2.18 इंटू 10 की घात 6 जेड बट्टा एन। तो किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का आपको वेग निकालना है तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, वेग निकाल सकते हो। ठीक है। तो देखो एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप इसका। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो अपना फॉर्मूला जो आया है इसी में देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो मान लो हम ये हाइड्रोजन की पहली कक्षा में ले लेते हैं। ये ले लेते हैं क्वेश्चन हाइड्रोजन की फर्स्ट कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। तो देखो तो वही अपने पास वेग का फॉर्मूला पता है। पहले लिख लेते हैं h के लिए z का मान। तो बच्चों h के लिए z क्या होगा 1 और फर्स्ट कक्षा तो n का मान 1 दिया हुआ है। तो v का फॉर्मूला 2.18 इंटू 10 की घात 6 जेड बट्टा एन दोनों के मान रख दो। तो 2.18 इंटू 10 की घात 6 जेड का मान भी 1 एन का मान 1। तो आपके वेग कितना आ जाएगा 2.18 इंटू 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। तो हाइड्रोजन की पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होता है 2.18 इंटू 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड वेग से गति करता है। आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं है किसी के भी। एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर एक और देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ये आ गया हाइड्रोजन की सेकंड कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग H माइनस आएगा। सेकंड कक्षा अपने H2 माइनस लेना पड़ेगा वैसे सेकंड कक्षा के लिए, पर आपको 2 माइनस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। अगला सेकंड कक्षा के लिए पूछ रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड कक्षा में तो हाइड्रोजन की सेकंड कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है आपको। तो देखो हाइड्रोजन के लिए जेड तो क्या होगा 1 होता है और कक्षा आपको दूसरी दी हुई है तो आपको निकालना है क्या वेग। तो 2.18 इंटू 10 की घात 6 जेड बट्टा एन ये अपना फॉर्मूला है। मान पुटअप कर दो 2.18 10 की घात 6 जेड का मान 1 एन का मान 2 2 से सोल्व कर दो 1.09 इंटू 10 की घात अपने पास क्या आ जाएगा 6 रह जाएगा। ये आ जाएगा आपके सेकंड कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं है। कोई भी समस्या हो तो आप बिना किसी परेशानी के पूछ सकते हो। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है, शेयर करना है। ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।